अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेकर सरकार द्वारा नियमों में बदलाव किया गया है। अब अगर आप आईटीआर फाइल करने जाते हैं फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यानी कि असेसमेंट ईयर 2026-27 की, तो इसके लिए क्या क्या बदलाव चेंजेस किए गए हैं सीनियर सिटीजन के लिए खास है। अगर आपकी जो इनकम है, आईटीआर है, इन सबसे जुड़े हुए कई सारे सवाल होते हैं जिसकी पूरी जानकारी डिटेल के साथ आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो रेगुलरली मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी जानकारी, हमारे चैनल पर जो भी लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, प्लीज उनसे निवेदन है कि लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कई लोग यहाँ पर लाइक भी नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, जिससे हमें डीमोटिवेशन हो जाता है। तो प्लीज हमें मोटिवेट करने के लिए, नए नए वीडियो लाने के लिए, अच्छे अच्छे टॉपिक लाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। कोई आपके डाउट है, क्वेरी है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें। खास इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए इस बार आईटीआर फाइलिंग में आपको जो ध्यान रखना है वो सारी डिटेल हम लेकर आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर अभी जो इस बार आईटीआर आप फाइल करेंगे वो फाइल करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26, जो आपका असेसमेंट ईयर 2026-27। अच्छा, यहां पर आपको टैक्स ईयर नहीं होगा, टैक्स ईयर अगले साल से आपको आईटीआर फाइलिंग में दिखाई देगा। इस बार भी आपको पुरानी जो आईटीआर थी आपकी वही कंटिन्यू रहने वाली है। कुछ बेसिक चेंजेस थे जिसके रिगार्डिंग हमने वीडियो भी जो है डिटेल में अपडेट किया हुआ है। आप हमारे चैनल पर विजिट करके आप आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 4 में क्या क्या चेंजेस है वो वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। हाल ही एक हफ्ते के अंदर हमने ये वीडियो जो है वो अपलोड किया है। अच्छा, सबसे पहले ये समझिएगा, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर आपको ध्यान रखना है। अभी टैक्स ईयर में आपको नहीं घुसना है। भले 1 अप्रैल 2025 से नया एक्ट लागू है, लेकिन जो फॉर्म है आपके वो पुराने एक्ट के हिसाब से ही दिए गए हैं। फाइनेंशियल ईयर जो आपका होगा वो होगा फाइनेंशियल ईयर 25-26। कहने का मतलब है 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक जो भी आपने इनकम कमाई है, चाहे वो सैलरी से कमाई हो, चाहे वो आपने रेंट इनकम हो, चाहे वो आपकी कैपिटल गेन की इनकम हो, चाहे बिजनेस इनकम हो, चाहे ब्याज की इनकम हो, यही 5 हेड आपके होते हैं। इन 5 हेड में जो भी आपकी इनकम अगर हुई और उस इनकम का जो डेट है वो 1 अप्रैल 25 से लेकर 31 मार्च 2026 तक है, तो उस केस में ये आपका फाइनेंशियल ईयर जो है, जिसके लिए आपने जो इनकम कमाई है वो आप रिटर्न जो भरेंगे, असेसमेंट ईयर आपका हो गया 26-27, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2027 का जो पीरियड है उसे असेसमेंट ईयर कहेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर जो भी आपकी इनकम असेस होगी, रिटर्न फाइल होगी, उसके लिए सरकार ने जो है वो ड्यू डेट दी है। तो आप सभी के लिए जो नॉन ऑडिट वाले हैं 31 जुलाई नॉर्मली आपकी जो ड्यू डेट होती है, लेकिन इस बार जो बिजनेस वाले हैं जो यहां पर आईटीआर 3, आईटीआर 4 भरेंगे, उन लोगों के लिए 1 महीने का एक्सटेंशन ऑलरेडी दिया हुआ है 31 अगस्त तक। तो आप लोगों के लिए 31 अगस्त 2026 तक बनना है। जिनका बिजनेस है, जो नॉन ऑडिट केस वाले हैं, बुक्स मेंटेन आप नहीं करते हैं, तो इस केस में आपको 31 अगस्त 2026 तक बनना है। अच्छा, जो लोग यहां पर नॉर्मल पेंशन है, कैपिटल गेन की इनकम है, उन लोगों के लिए 31 जुलाई रहने वाला है। तो सेम डेट 31 जुलाई सिर्फ बिजनेस वालों के लिए, जिनके ऑडिट नहीं है उनके लिए 31 अगस्त किया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जो भी इनकम आप कमा रहे हैं, इनकम जो भी आपने अर्न करी है 1/4/2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, उसके लिए आईटीआर आपको जो भरनी है 2026, यानी कि असेसमेंट ईयर 2026-27 में। तो ये तो आपने समझ लिया फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर। अब आइए जानते हैं क्या है रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। कई बार यहां पर आपको कंफ्यूजन हो जाता है, क्या आप रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, आप इंडिया में रहते हैं, कई बार बाहर कंट्री में चले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको 2 स्पेसिफिक कंडीशन पता होनी चाहिए। रेसिडेंट होने के लिए आपको या तो इंडिया में रहना है, पूरे 365 दिन रहते हैं तो आप रेसिडेंट है, या तो आप 182 डेज या मोर, यानी 6 महीने से ज्यादा अगर आप इंडिया में रहे हैं तो भी आप रेसिडेंट माने जाएंगे। मान लीजिए आप 180 दिन रहे हैं, तो उस केस में आपको दूसरी कंडीशन देखनी होगी, क्या आप 60 दिन 2025-26 में रहे हैं। इसी के साथ आपने पिछले 4 सालों में 365 दिन इंडिया में अगर गुजारे हैं, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर आप कंप्लाई करते हैं तो आप रेसिडेंट माने जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो उस केस में नॉन रेसिडेंट माने जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने 180 दिन या उससे ज्यादा किया है, रहे हैं इंडिया में, या 60 दिन करंट ईयर में और पिछले 4 सालों में 365 दिन रहे हैं,
तो आप इंडिया के नागरिक माने जाएंगे, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन। लेकिन अगर नहीं है तो उस केस में नॉन रेसिडेंट होंगे। ध्यान रखिएगा, नॉन रेसिडेंट को भी न्यू रिजिम में 4 लाख का ही बेसिक एग्जम्पशन मिलता है, चाहे आप रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, सभी को एक बराबर बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ ओल्ड रिजिम में आपको यहां पर 2.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा, 3 लाख या 5 लाख का सीनियर सिटीजन अगर है तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं कौन है सीनियर सिटीजन। तो ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन जो रेसिडेंट होंगे, अभी हमने बताया था आपको डेफिनेशन रेसिडेंट की, 60 साल या उससे ज्यादा अगर आपकी एज है और 80 साल से कम है, यानी 60 से लेकर 79 की एज है, तो सीनियर सिटीजन माने जाएंगे एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो आप कभी भी जो है बर्थ डेट अगर आपकी पूरे साल में कभी भी अगर आ जाती है 60 के अगर आप हो जाते हैं तो उस केस में आप सीनियर सिटीजन माने जाएंगे। सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें तो रेसिडेंट होने चाहिए, 80 साल या उससे ज्यादा अगर आपकी एज है तो उस केस में सुपर सीनियर सिटीजन है। ध्यान रखिएगा, जो एनआरआई है 60 साल या उससे ज्यादा की अगर एज है तो उसे यहाँ पर नॉन सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में रखा जाता है, ना ही वो सीनियर सिटीजन ना ही वो सुपर सीनियर सिटीजन माना जाएगा। तो उनके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ओल्ड में क्या होगी, 2.5 लाख रुपए, वो यहाँ पर सीनियर सिटीजन का फायदा नहीं ले पाएंगे। अच्छा, 2 टैक्स रिजीम आपकी होती है, एक तो होती है ओल्ड टैक्स रिजीम, दूसरी है न्यू टैक्स रिजीम। इस बार अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम जो भी ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको यह देखना होगा पिछले 2 सालों में आपने कौन सी टैक्स रिजीम ऑप्ट करी है। इसके लिए एक डिटेल क्वेश्चनरी जो है वो यहां पर अब आपको ITR 3 और 4 में दिखाई देगी। ध्यान रखिएगा, ITR 3, 4 में डिटेल क्वेश्चनरी होंगे जिसमें आपको प्रॉपर संभल कर जवाब देना है। अगर आपने गलत ऑप्शन चुना तो आपके ITR इनवैलिड हो सकते हैं या आपका ऑप्शन जो है वो यहां पर लैप्स हो सकता है। तो ओल्ड रिजिम में जाना है, न्यू रिजिम में जा रहे हैं, करंट ईयर का अगर है तो बहुत ही सोच समझ के आपको देना है, खासकर बिजनेस वालों के लिए। अगर बिजनेस वाले नहीं है, मान लीजिए ITR 1 या ITR 2 अगर आप भर रहे हैं तो उस केस में कोई भी फॉर्म आपको जमा नहीं करना होता है। 10 IEA ये फॉर्म जमा करना होता है कब, अगर आप न्यू रिजिम से आपकी डिफॉल्ट है, इससे बाहर आते हैं ओल्ड में, तब ये फॉर्म जमा करना होता है पहली बार। दूसरी बार कब करना होता है, जब आप ओल्ड से वापस न्यू में जाते हैं, तब वापस विड्रॉ के लिए फॉर्म जमा करना होता है। लेकिन ITR 1 ITR 2 के अंदर ये फॉर्म आपको जमा नहीं करना होता। आपको ITR के अंदर ही ऑप्शन दिया जाएगा, क्या आपको ऑप्ट आउट होना है न्यू रिजिम से। तो आपको अगर होना है ओल्ड में जाना है तो यस, न्यू में जाना है तो नो पर करना है। ठीक है, हर साल ये रिजिम आप चेंज कर पाएंगे। ITR 1 2 के लिए चाहे आप ओल्ड से न्यू जाना चाहते हैं अगले साल, फिर न्यू से ओल्ड जाना चाहते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्वेश्चनरी कोई भी नहीं आएगी यहाँ पर। ITR 3 और 4 में ही यहाँ पर ज्यादातर आपको दिक्कत आने वाली है। ध्यान रखिएगा, न्यू रिजिम आपके डिफॉल्ट है, और कब से डिफॉल्ट है, असेसमेंट ये 24-25 से, तो 24-25, 25-26 और इस बार हो गई आपका 26-27। ठीक है, 10 IEA यहाँ पर मैंडेटरी कब होगा, जब आपको ड्यू डेट से पहले अगर आप फाइल करेंगे 31 अगस्त 2026 ड्यू डेट होगी। तो बिजनेस वाले हैं, प्रोफेशन वाले हैं, ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं तो ड्यू डेट से पहले यानी 31 अगस्त से पहले पहले आपको 10 IEA फॉर्म जमा करना मैंडेटरी होगा। अच्छा, ध्यान रखिएगा, न्यू रिजिम के लिए कोई भी 10 IEA आपको जमा नहीं करना है। बिजनेस वाले हैं, न्यू रिजिम में ही रहना चाहते हैं, डिफॉल्ट है, कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको यहां पर ओल्ड रिजिम में जाना है तो उस केस में ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम आप फॉर्म भरेंगे अगर आप ओल्ड रिजिम में जाते हैं। तो अगर आप ऑप्ट आउट करते हैं, न्यू से ओल्ड में आते हैं, तो पहली बार फॉर्म भरेंगे, तो इस केस में यहां पर आपका पहली बार ये फॉर्म माना जाएगा। अच्छा, फिर वापस अगर आप न्यू में जाना चाहते हैं, यानी ओल्ड से पहले न्यू में थे, फिर ओल्ड में गए, तो पहली बार आपने फॉर्म भरा, फिर वापस ओल्ड से न्यू में आना चाहते हैं तो इसके दूसरी बार आप ये फॉर्म भरेंगे। तो पहली बार फॉर्म भरेंगे, दूसरी बार आप फॉर्म भरेंगे, अब वापस न्यू से ओल्ड आप फिर नहीं जा पाएंगे अगर आपकी बिजनेस इनकम हुई। बिजनेस इनकम नहीं है तो फिर आप कभी भी फॉर्म चेंज कर सकते हैं। अच्छा, हमने ये चार्ट बनाया है जो क्वेश्चनरी फॉर्म्स के अंदर दिए गए, एकदम सिंपल तरीके से बनाया है, बहुत आसानी है, आप आसानी से समझ जाएंगे। मान लीजिए ये आपका असेसमेंट है 24-25, फिर आपका असेसमेंट है 25-26 और 26-27। एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, ये आपकी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम यहां से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये पुराने ईयर हो गए, अर्लियर ईयर, और ये आपका करंट ईयर हो गया। अच्छा, या तो आप ओल्ड में गए होंगे या न्यू में गए होंगे उस साल, इसमें भी या तो ओल्ड में या तो न्यू में, या फिर ओल्ड में या फिर न्यू में गए होंगे। दिक्कत यहां पर कब आएगी, जब आप न्यू रिजिम में थे फिर आपने कन्वर्ट किया ओल्ड रिजिम में, तो पहली बार ये फॉर्म भरा होगा 10 IEA, फिर वापस अब इस साल अगर आप ओल्ड में रहना चाहते हैं तो कुछ इस केस में आपको ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपने भरा है। लेकिन वापस आप न्यू में जाना चाहते हैं तो फिर यहां पर सेकंड टाइम ये फॉर्म भरेंगे विड्रॉ करने के लिए। तो पहला केस तो आपका ये हो सकता है। दूसरा केस, अगर आप ओल्ड में हैं, फिर ओल्ड में रहते हैं, फिर न्यू में जाते हैं, तो यहां पर आप पहली बार यहां पर भरेंगे फॉर्म और दूसरी बार जो भरेंगे वो यहां पर भरेंगे। तो ये क्वेश्चनरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी टैक्स रिजीम ऑप्ट करने के लिए।
तो इसके लिए हमने ये प्रॉपर जो है फ्लो चार्ट बनाया है जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे। तो पुराने ये 2 साल है और ये जो है आपका करंट ईयर जिसके लिए आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं। समझिएगा, मान लीजिए 24-25, 25-26 ये 2 ईयर में आपने ओल्ड रिजीम ऑप्ट करी है, यानी फॉर्म जो है 10IA जमा किया है। या तो आपने यहां पर किया होगा या तो यहां पर आपने यहां पर किया होगा, ठीक है, कहीं पर भी आपने किया है। अगर बात करते हैं आप ओल्ड रिजीम में नहीं गए, मान लीजिए यहां पर भी आप न्यू रिजीम में गए, यहां पर भी न्यू रिजीम में गए, तो आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। अच्छा, इसमें अब आपसे करंट ईयर का पूछा जाएगा क्या 26-27 में आप ओल्ड में जाना चाहते हैं या न्यू में जाना चाहते हैं। मतलब कि मैं इन 2 सालों में ओल्ड में नहीं गया हूं, न्यू में गया हूं। अब इस साल मुझसे पूछा जाएगा क्या ओल्ड में जाना चाहते हैं या न्यू में जाना चाहते हैं। मैं कहता हूं न्यू में, तो आप आईटीआर जो वो न्यू के हिसाब से भर देंगे। अगर मैं कहता हूं ओल्ड में, तो उस केस में इस बार पहली बार मैं जो फॉर्म है ये भरूंगा 10IA जो है वो फर्स्ट टाइम भरा जाएगा ओल्ड रिजीम में, और एक्नॉलेजमेंट नंबर जो मुझे डालना है। अच्छा, ये मैटर खत्म हो गया। अब मैं कहता हूं कि हाँ मैंने 25-25 या 25-26 में ओल्ड रिजीम ली थी, तो उसके लिए यस ऑप्शन आ जाता है ए वाला। अब इसमें भी आपसे देखा जाएगा कि 24-25 में आपने ये फॉर्म भरा है तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर दे दीजिए, आप ओल्ड रिजीम में गए हैं। अब यहां से मान लीजिए इस साल में आप गए हैं, अब ये पूछा जाएगा कि इन दोनों साल के बीच के साल में क्या आपने कोई रिजीम चेंज करी, क्या आप ओल्ड से ओल्ड में ही रहे हैं या न्यू में रहे हैं। इसके लिए ये सवाल यहां पर पूछा जाएगा कि यहां पर 24-25 में तो आप ओल्ड में थे, लेकिन 25-26 में क्या आप न्यू में गए या ओल्ड में थे। आप कहते हैं मैं ओल्ड में था, मैं 25-26 में भी ओल्ड में था, तो इस केस में फिर आपसे पूछा जाएगा क्या आप 26-27 में आईटीआर 3 और आईटीआर 4 वालों के लिए क्या अब आप न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं या ओल्ड में जाना चाहते हैं। आप कहते हैं मैं ओल्ड में जाना चाहता हूं, तो ऑलरेडी तो मैंने फॉर्म जमा कर दिया था, वापस मुझे फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूं न्यू में जाना चाहता हूं करंट ईयर में, तो उस केस में मुझे दूसरी बार ये फॉर्म जमा करना पड़ेगा विड्रॉ करने के लिए, और ये फॉर्म की डिटेल मुझे आईटीआर में डालनी है। तो मैं कहता हूं कि 25-26 में मैं यहां पर जो है वो न्यू रिजीम में हूं। तो अब आप अगर एक बार ऑप्ट आउट हो चुके हैं, फिर आप न्यू रिजीम से ओल्ड रिजीम नहीं जा सकते। आपको इस साल भी करंट ईयर भी यहां पर जो है असेसमेंट ईयर 26-27 में आपको न्यू रिजीम में रहना होगा, और जो भी आपने फॉर्म यहां पर भरा था 25-26 में, वो फॉर्म की डिटेल वापस आपको 26-27 में देनी होगी। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है जिससे आप आसानी से सारे सवालों के जवाब जो है वो आपको इसमें मिल जाते हैं। एग्जाम्पल ये हमारा हो जाता है, इस एग्जाम्पल के बेसिस पर आपको जवाब देने होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं आईटीआर 1 की बात करें, किनको सीनियर सिटीजन को आईटीआर 1 कौन से केस में एप्लीकेबल होगा। ध्यान रखिएगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल है अदर देन नॉन रेसिडेंट, इनको अप्लाई नहीं है। रेसिडेंट इंडिविजुअल भर सकते हैं, 50 लाख से अंदर आपकी इनकम होनी चाहिए, सैलरी या पेंशन इनकम होनी चाहिए, 2 हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, ये बहुत बड़ा चेंज किया गया है, अब आपको 2 हाउस प्रॉपर्टी जो है, अगर किसी का 2 घर है तो वो आईटीआर 1 या आईटीआर 4 जो है वो ऑप्ट कर सकता है। पहले 1 हाउस प्रॉपर्टी अलाउ थी। अच्छा, अदर सोर्स ब्याज की अगर आपकी इनकम है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1,25,000 तक आपको अलाउ रहेगा। एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 तक अलाउ रहेगी। अच्छा, डायरेक्टर अलाउ नहीं है, यानी डायरेक्टर की इनकम है तो वो आप नहीं डाल सकते। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स की इनकम है, नहीं डाल सकते। टीडीएस अगर आपका कटा ये फॉर्म नहीं चुन सकते। इसोप है, फॉरेन एसेट्स है, फॉरेन इनकम है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, कैपिटल गेन की इनकम है, क्रिप्टो है, एनआरआई है, विनिंग इनकम है, तो उस केस में आप आईटीआर 1 नहीं चुन सकते। अच्छा, इन सभी के लिए कौन सी आईटीआर रहेगी, आईटीआर 2, सिर्फ बिजनेस इनकम को छोड़ के। तो आईटीआर 2 कैसे होगी, इंडिविजुअल और एचयूएफ, ध्यान रखिएगा 50 लाख से ज्यादा इनकम होनी चाहिए, सैलरी, पेंशन, 1 हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, अदर सोर्स सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, पोस्ट ऑफिस का ब्याज, डिविडेंड हो गया आपकी, फॉरेन इनकम हो गई, फॉरेन एसेट्स हो गया। अच्छा, कैपिटल गेन हो गया, यहाँ पर आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म चाहे शेयर हो, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, क्रिप्टो हो गया। डायरेक्टर अगर आप हो गए, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में निवेश किया, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है। अच्छा, बिजनेस प्रोफेशन इंट्राडे ये नहीं होना चाहिए आपका, बिजनेस प्रोफेशन इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन, इसके लिए आपको आईटीआर 3 होना होगा। आप आईटीआर 2 जो वो ऑप्ट नहीं कर सकते। अच्छा, आईटीआर 3 किन लोगों के लिए होगा, इंडिविजुअल, एचयूएफ जिनकी बिजनेस और प्रोफेशन इनकम है, तो ध्यान रखिएगा आईटीआर 3 उन लोगों के लिए होगा। अच्छा, साथ में अगर सैलरी, पेंशन हुई, हाउस प्रॉपर्टी हुई, तो भी यहां पर आप भर पाएंगे। इनकम जो आप डिक्लेयर कर सकते हैं, सेविंग हो गया, एफडी का ब्याज, पोस्ट ऑफिस का ब्याज हो गया, डिविडेंड इनकम हो गई। अच्छा, इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपकी है तो उस केस में आईटीआर 3 ही आपको भरना है। अच्छा, फ्यूचर ऑप्शन अगर आप 44 एडी में जाते हैं, प्रिजम्पटिव में जाते हैं, तो आईटीआर 4 भर सकते हैं। कैपिटल गेन की इनकम हो गई, फॉरेन इनकम, फॉरेन एसेट्स हो गई। जिन लोगों के लिए आईटीआर 1, 4, 2 और 4 एप्लीकेबल नहीं होगा, वो आईटीआर 3 यहां पर भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रिजम्पटिव अलाउड नहीं होगा। 44 एडी, 44 एडीए, 44 एई के लिए अगर आपको जाना है
तो उस केस में ITR 4 में आपको जाना होगा। यहां पर भी 2 हाउस प्रॉपर्टी अलाउड है। ध्यान रखिएगा, बिजनेस प्रोफेशन आपको प्रेजेंटिव टैक्सेशन अगर है तो इंडिविजुअल HUF फर्म जो अदर देन LLP उनके लिए अलाउ है। अप टू 50 लाख तक की इनकम होनी चाहिए, रेसिडेंट आप होने चाहिए, पेंशन इनकम आपकी हो गई, अदर सोर्स इनकम हो गई। कैपिटल गेन यहां पर भी आपको अलाउ होगा अप टू 1,25,000। 1,25,000 से ज्यादा हुआ तो ITR 2 या फिर ITR 3 एप्लीकेबल होगा। अच्छा, एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 तक एप्लीकेबल है। यहां पर भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है, फॉरेन एसेट्स भी नहीं चलेगा, कैपिटल गेन नहीं चलेगा, क्रिप्टो, NRI, विनिंग, ये सब नहीं चलेगी। ये सारी इनकम जो है वो उसके लिए आपको ITR 2 या 3 भरनी होगी। ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या टैक्स स्लैब आपकी रहती है? 2.5 लाख तक जिनकी एज 60 से कम है, जो NRI भी अगर है, सीनियर सिटीजन है या फिर नॉन सीनियर सिटीजन है, वो ये स्लैब रहेगी ओल्ड रिजिम में, नील टैक्स। 2.5 लाख से 5 लाख 5% यानी 12,500 का टैक्स लगेगा। 5 लाख से 10 लाख की इनकम पर 20% यानी 1 लाख का टैक्स, और 10 लाख से ज्यादा हुआ तो 30%। सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, यहां पर नील टैक्स रहेगा। 60 से लेकर 79 की एज है। 3 लाख से 5 लाख में 5% टैक्स यानी 10,000 का टैक्स बन जाता है। 5 लाख से 10 लाख की इनकम है, यानी 5 लाख की इनकम जो हुई गैप, उसमें 20% यानी 1 लाख का टैक्स बनेगा। अच्छा, 10 लाख से ज्यादा है तो 30% टैक्स रेट। सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख तक नो टैक्स। 5 लाख से 10 लाख की बात करें तो 20% यानी 1 लाख का टैक्स, और 10 लाख से ज्यादा है तो 30% टैक्स। न्यू रिजिम की बात करें तो 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से 8 लाख की बात करें 5% यानी 4 लाख पर 5% गिने तो 20,000 का टैक्स होता है। फिर यहां पर 8 लाख से 12 लाख की बात करें 10% पे यानी 40,000 का टैक्स। फिर 12 लाख से 16 लाख के अंदर अगर इनकम है तो 15% यानी 60,000 का टैक्स। 16 लाख से 20 लाख की इनकम वालों के लिए 20% यानी कि 80,000 का टैक्स, और 20 लाख से 24 लाख की आपकी इनकम हुई 25% यानी 1 लाख का टैक्स। कुल यहां पर 3 लाख का टैक्स होता है मैक्सिमम। अगर आप 24 लाख की इनकम में आते हैं, 24 लाख से ज्यादा हुआ तो 30% टैक्स रेट आपका लग जाता है। अच्छा, रिबेट भी आपको मिलता है। इनकम लिमिट है ओल्ड रिजिम में, ध्यान रखिएगा, 5 लाख तक की इनकम पर 10,000 का रिबेट सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा। सिर्फ रेसिडेंट होने चाहिए, यहां पर कोई भी सेस जो है वो टैक्सेबल नहीं होगा। न्यू रिजिम की बात करें तो 12 लाख तक की इनकम पर 60,000 का टैक्स आपका माफ होगा। यह सिर्फ नॉर्मल इनकम वालों के लिए होगा, स्पेशल इनकम वालों के लिए नहीं होगा। रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। अच्छा, बात करते हैं 87A में मार्जिनल रिलीफ आपको मिल जाती है, तो सिर्फ रेसिडेंट को मिलेगी, और जो न्यू रिजिम ऑप्ट करेंगे उनको मिलेगी। NRI फर्म कंपनी को नहीं मिलेगी। ओल्ड रिजिम को अवेलेबल नहीं है। मान लीजिए आपकी 12 लाख, 12 लाख 10,000, 12 लाख 50,000, 13 लाख की इनकम है, तो इस केस में क्या होगा? इनकम कितनी बढ़ी? 10,000 बढ़ी, यहां पर 50,000 बढ़ी, यहां पर 1 लाख बढ़ी। जबकि इन इनकम पर अगर आप टैक्स देखेंगे तो ये आपका टैक्स आया, और यहां पर इनकम कितनी है? 10,000 के सामने इतना टैक्स आया, तो सरकार कह रही है सिर्फ 10,000 टैक्स दे दीजिए, बाकी का 51,500 मार्जिनल रिलीफ देंगे। अच्छा, 50,000 के इनकम के सामने ज्यादा टैक्स आ रहा है तो 50,000 टैक्स दे दीजिए, बाकी का आपका मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, 1 लाख की इनकम के सामने 75,000 टैक्स है, तो ये 1 लाख देने की जरूरत नहीं है, 75,000 रुपए जो टैक्स दे दीजिए, कोई मार्जिनल रिलीफ यहां पर आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं टैक्सेबल इनकम। कौन सी टैक्सेबल इनकम आपकी होगी? पेंशन हो गई, फैमिली पेंशन, फिक्स्ड डिपॉजिट का ब्याज है, सेविंग का ब्याज हो गया, हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम, कैपिटल गेन प्रॉपर्टी से आ गया, कैपिटल गेन आपके शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड से, इक्विटी डेप्थ से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ध्यान रखिएगा 1,25,000 से ज्यादा अगर हुआ तो वो आपका फिर टैक्सेबल होता है 12.5% की रेट के हिसाब से। डिविडेंड इनकम हो गई, कॉर्पोरेट डिपॉजिट, बॉन्ड से ब्याज मिल रहा है। इनकम अगर आपको बिजनेस प्रोफेशन से हुई है, पार्टनरशिप फर्म से हुई है, सैलरी मिल रही है, ब्याज मिल रहा है, एन्युटी प्लान, रिटायरमेंट स्कीम या विनिंग से अगर इनकम हुई है तो ये सारी इनकम में आपकी आ जाती है, ये आपकी टैक्सेबल होती है। टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगाया जाता है। अच्छा, एग्जेम्प्ट इनकम कौन सी हो सकती है? ग्रेचुटी, लिव एनकैशमेंट, पेंशन हो सकती है। अच्छा, पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो हाफ या फिर 1/3 आपको मिलता है। ध्यान रखिएगा, प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए ग्रेचुटी है तो 1/3, और विदाउट ग्रेचुटी है तो हाफ मिलेगा। अच्छा, पीपीएफ सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश किया है, ब्याज मिल रहा है, आपके लिए पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। मैच्योरिटी अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मिल रही है तो ये भी आपके लिए एग्जेम्प्ट है। ध्यान रखिएगा, प्रीमियम यहां पर जो है उसकी कंडीशन दी गई है। अच्छा, ईपीएफ में अगर आपको अमाउंट रिसीव हुआ है, ये भी आपका एग्जेम्प्ट। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में प्रिंसिपल अमाउंट जो 30 लाख रुपए आपको मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट। रिवर्स मोर्गेज अगर आप करवाते हैं, कैपिटल गेन होता है तो वो भी आपका एग्जेम्प्ट रहता है। एग्रीकल्चर इनकम आपकी यहाँ पर एग्जेम्प्ट रहती है। रिलेटिव से गिफ्ट मिला है, ये भी एग्जेम्प्ट। इनहेरिटेंस, विल में पैसा मिला है, वो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट रहता है। पर मूवेबल एसेट आपने बेची है, ये भी आपके लिए एग्जेम्प्ट है। मेडिकल रीइंबर्समेंट करवाया है, क्लेम सेटलमेंट है, ये आपके लिए एग्जेम्प्ट है। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 की ITR भरते हैं, तो ये कुछ जानकारियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए आपके ITR को लेकर, आपकी स्लैब्स को लेकर, आपकी इनकम को लेकर। पूरी डिटेल आज के इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करिए। वीडियो पसंद आया
तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।